नमस्कार। वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 76 है और यहां से हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करना शुरू करेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू अंडरग्राउंड माइनिंग है और मेटल माइनिंग की बात की जा रही है क्योंकि कोल माइंस पर बहुत सारे वीडियोस भी हैं और काफ़ी जानकारी भी है। ये थोड़ी टिपिकल होती है। मैंने 9 साल तक अंडरग्राउंड माइंस में काम किया है, तो मेरे पास जो अनुभव है और जो भी मेरे पास जानकारी है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। और ये देख लीजिए कि मेटल माइन ये थोड़ी कोल माइन से फर्क होती है, अलग होती है। इसमें मैंने जितने भी सोर्सेस का इस्तेमाल किया है, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दो सोर्सेस। ये आप जानते हैं कि रॉक कुछ नहीं है, मिनरल्स का असेंबलेज है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है। ये 3 प्रकार की रॉक्स है, ये आपको पता है। ये मिनरल्स है जिसकी एक सेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल फॉर्मूला होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इट्स ए नेचुरल ऑकरिंग एंड इट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। और कई मिनरल्स में से 1 या 2 मेटल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं। और जैसे मैंने बताया कि रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो ये एक रॉक है ग्रेनाइट, और इसके अंदर आप देखिए कि ये जो ब्लैकिश दिख रहे हैं ये बायोटाइट है, ये एक मिनरल है। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये क्वार्ट्ज नाम का मिनरल है। और जो भूरे रंग का या कई बार गुलाबी नजर आता है दैट इज फेल्सपार, वो भी एक एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल है। ये बायोटाइट एक मैफिक मिनरल कहलाता है। और क्वार्ट्ज आप जानते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और माइनिंग क्या है? माइनिंग एक आर्ट कह लो, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, बट इट इज नथिंग बट एक्सकावेशन of rock or ore from the womb of mother earth, चाहे वो सरफेस पे मिले चाहे अंडरग्राउंड में मिले। ये कुछ तस्वीर है जिसमें ओर दिखाए गए हैं। ओर भी एक रॉक है। फर्क यह है कि ओर वो रॉक है जिसके अंदर हमारे काम का मिनरल, चाहे वो मेटेलिक मिनरल हो या नॉन मेटेलिक मिनरल हो, जैसा भी मिनरल हो, वो हमारे काम का मिनरल इतनी तादाद में, इतनी कंसेंट्रेशन में, इतने प्रमाण में है, इतने परसेंटेज में है कि उसकी इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन हम कर सके और उसको हम बेचकर पैसे कमा सके। तो जाहिर है कि इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं। यूं तो मिनरल्स की संख्या 2000 के आसपास है, हमारे काम के मिनरल्स बहुत कम होते हैं। तो जो यूजलेस मिनरल्स है वो गैंग कहलाते हैं। और ये बेनिफिशिएशन के दौरान यानी कि ओर ड्रेसिंग के दौरान फिजिकल तरीके से अलग किए जाते हैं किसी हद तक। और जहां हमको पूरी प्योरिटी चाहिए होगी वहां पर हमको स्मेल्टिंग का प्रोसेस अपनाना होता है, विच इज ए हीट इन्वॉल्विंग प्रोसेस। अब यहां देखिए ये एक कॉपर ओर है, ये तो फिर भी चमकीला दिख रहा है, लेकिन अगर आप कॉपर का ओर चाल्कोपाइराइट देखेंगे जिसमें होता है, तो ऐसी कोई चमक उसमें आपको नजर नहीं आएगी। ये एनालिसिस करने के बाद ही पता पड़ता है, क्योंकि हार्डली उसमें 2% 1% के आसपास कॉपर होता है। तो जैसे ये BHQ है, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्ट्जाइट, यानी कि आयरन का ओर है, तो ये उसकी एक पार्ट ऑफ द ओर बॉडी दिखाई गई। ये BHQ BHJ है, यानी बैंडेड हेमाटाइट क्वार्ट्जाइट या बैंडेड हेमाटाइट जैस्पर। ये लाल जो दिख रहा है जैस्पर है। तो ये आयरन ओर है, ये भी आयरन ओर है, ये BHQ है। तो ये अलग अलग, ये जैसे ओर की तस्वीर है तो ये मिनरल की है। ये शायद गोल्ड है जो क्वार्ट्ज वेन के अंदर नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टुकड़ा दिख रहा है ये गोल्ड का ओर है, जिसमें से ये गोल्ड निकलेगा। और ये इसके साथ एसोसिएटेड जो क्वार्ट्ज है ये गैंग मिनरल है, ऐसा हम इसको लेमैन्स लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये देखिए जो कोल की ओर बॉडी होती है वो ऐसी होती है कि सिंजेनेटिक, वो साथ साथ डिपोजिशन होता है। नीचे एक रॉक डिपॉजिट हो गई, उसके बाद कोल डिपॉजिट हुआ, उसके बाद एक रॉक डिपॉजिट हो गई। तो ये ऐसे कन्फर्मेशन में एक दूसरे के रहते हैं। लेकिन जो मेटल की डिपॉजिट्स होते हैं वो जनरली इस प्रकार से इंट्रूसिव टाइप के होते हैं।
नीचे से कोई सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है हाई प्रेशर के साथ, या ऊपर से परकोलेशन ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, या कोई मेटामॉर्फिक एक्टिविटी हो रही है किसी इंट्रूजन के बगल में, या किसी जहाँ पर मैग्मा आ रहा है उसके बगल के जो मिनरल्स है वो कुछ तब्दील हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हमारे यहाँ पर स्कोप के बाहर है। लेकिन ये और बॉडी ये समझ लीजिएगा कि ये बड़ी इरेगुलर शेप की होती है। यानी अगर हम देखें तो जैसे मिर्ची के शेप की रह सकती है, अदरक के शेप की रह सकती है, ये कद्दू के शेप की हो सकती है, ये धनिया पत्ती के शेप की हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, छितराई हुई जैसे भी। अब ये देखिए, ये एक वेन है, ये वेन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, ये जो कहलाती है ये होस्ट रॉक या कंट्री रॉक कहलाती है, इसमें जो दिख रही है, और ये है वेन। यानी ये एक, इसमें शायद दरार रही होगी तो इसके अंदर कोई मिनरल घुस गया, तो ये बाद में आई हुई चीज है। इसका मतलब इसकी एज जो है ये यंगर होगी, इससे बाद की होगी। तो इसमें जो इंक्लोजिंग रॉक होती है उसको होस्ट रॉक भी कहते हैं, और ये बाद में आती है वेन। इसे लोड भी कहते हैं कई बार, क्योंकि मिनरल बेयरिंग होता है। आउटक्रॉप यानी जो हिस्सा सतह पे जमीन पे निकला हुआ, तो जैसे दिस ओवर बॉडी इज आउटक्रॉपिंग वी कैन से। और अगर इसके ऊपर सॉइल वगैरह है या थोड़ा हल्का कवर है ओवरबर्डन का, देन वी कैन से इट इज इनक्रॉपिंग। तो ये ध्यान में रखना है कि सॉइल कवर हो तो, लेकिन वो बाद में आई हुई सॉइल है ऐसा समझ सकते हैं, तो वो डीप सीटेड नहीं कहलाएगी। लेकिन ओवर बॉडी की शेप जरा विचित्र होती है, ये हमको समझ लेना है। ये आपने देखा है कि भाई डिपो स्ट्राइक क्या होती है, कि कोई भी बेडेड डिपॉजिट है, मान लीजिए ये कि एक बेड है, ये एक बेड है, ये डिपोजिशन हुआ है, तो इसके नीचे की रॉक जो है ये फुटवॉल, ये ऊपर की हैंग वॉल, और ये जो है मेन रॉक है। ये हमको कोल में ऐसा जनरली मिलता है। मेटल माइन में भी हो सकता है कि अगर मेटा सेडिमेंट्री डिपॉजिट से, कि पहले सेडिमेंटेशन हुआ है आयरन बेरिंग रॉक का या मैंगनीज बेरिंग रॉक का, और फिर उसका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, जैसा कि बहुत सी जगह सेंट्रल इंडिया के अंदर आपके मैंगनीज के जो ओर है वो कुछ इसी किस्म के है। तो ये जो है, इसका जो ये स्लोप है, इसका जो स्लोप है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है यहाँ पर जाएगा, उससे ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये इसका डिप एंगल है। और जिस दिशा में भी इसका स्लोप है, मान लीजिए अभी ये नॉर्थ की तरफ मैं कर रहा हूं तो नॉर्थ डिपिंग हो गया, और अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये करीब करीब नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाएगी। ये आपको दिखने में उल्टा दिखेगा, लेकिन मेरे को जो दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट साइड हो गई, और ये ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो ये जो स्लोप इसका कहलाता है वो डीप एंगल हो गया, और जिस दिशा में इसका इंक्लिनेशन है मैक्सिमम, वो कहलाएगा उसका टिप डायरेक्शन। स्ट्राइक डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की जो बेयरिंग है, यानी ये जो लकीर हम खींच रहे हैं, या किसी भी बेड के ऊपर अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लकीर बनाते हैं, ये बेड है मान लीजिए, आपने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लकीर बनाई, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर इसको क्रॉस करेगा तो वो जो एक लकीर निर्माण करेगा, उस लकीर की जो डायरेक्शन है यानी उसकी जो बेरिंग है वो कितनी है, उसका नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट हो, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट हो, जो कुछ भी हो। तो ये एक सिंपल फंडा है। वेस्ट रॉक हमारी इन्वॉल्व होती ही है। अब आप देखिए कि ये जनरली कोल की ओर बॉडी कुछ ऐसी मिलती है, लेकिन मेटल की ओर बॉडी ऐसी मिलती है। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया जा रहा है। ट्रांसवर्स सेक्शन से माने ये है कि अगर ये ओर बॉडी ऐसी है तो मैं इसको अगर ऐसा काटूंगा, इधर से काटूंगा, तो मुझे ये ऐसे ही इसकी मोटाई नजर आएगी। यहां पर ये मोटाई ही दिखा रहा है, ये जो तस्वीर है इसमें ये ओर बॉडी की मोटाई दिखा रहा है। ये ओर बॉडी मेरी 10 मीटर मोटी है या 2 मीटर मोटी है। इसकी लंबाई स्ट्राइक के लेंथ में चाहे जितनी हो सकती है, ये इस तस्वीर में नॉर्थ साउथ इसकी लंबाई दिख रही है, और अगर ये डायरेक्शन में वेस्ट मान लूं इस तरफ, तो इसका जो डिप है टुवर्ड्स द वेस्ट है, और करीब 80 डिग्री का डिप है ऐसा हम कह सकते हैं। और ये फिर शाफ्ट वगैरह बनाए हुए हैं, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है, खोज करना है कि कहीं और बॉडी है या नहीं है, मिनरल है कि नहीं। एक्सप्लोरेशन में हम उस और बॉडी का शेप, साइज, उसकी 3 डायमेंशनल पूरी ज्योमेट्री और उसकी डेप्थ एक्सटेंशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, यानी उसका पूरा जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब माइनिंग एंड मार्केटिंग। कट ऑफ ग्रेड, जब भी हम किसी ओर को डिफाइन करते हैं कि ये मेरा ओर है और ये मेरा वेस्ट है, तो कई बार होता है कि क्लियर कट कांटेक्ट होता है। जैसे कोल में देखिए कि कोल और उसके बाद में सीधा सैंडस्टोन, तो ये कहलाता है शार्प कांटेक्ट। कई बार मैंगनीज की जो बेडेड डिपॉजिट्स है वो कुछ ऐसे है कि ये मैंगनीज बेयरिंग रॉक है और उसको बगल में ही उसके एकदम शीस्ट रॉक आ गई एंड देयर इज अ शार्प कांटेक्ट बिटवीन देम, एकदम रॉक तब्दील हो गई है। लेकिन ऐसा हाइड्रोथर्मल टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें ग्रेजुअल कंसंट्रेशन कम होते जाता है इन द वॉल्स, यहां मान लो 2% कॉपर है तो इस जगह पे 1.5% होगा, फिर 1% आएगा, फिर आधा % आएगा एंड सो ऑन। तो ऐसा वो ग्रेडेशनल कॉन्टेक्ट होता है। तो हमें एक कट ऑफ ग्रेड डिसाइड करना होता है कि ये मेरा कट ऑफ ग्रेड रहेगा, इतनी ही जगह तक का जो मटेरियल है उसको मैं ओर मानूंगा। और ये स्मॉलेस्ट जो ग्रेड है, लोवेस्ट जो ग्रेड है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ ग्रेड। जनरली 0.5% कॉपर जैसे इसमें रखा जाता है कि भाई 0.5 से नीचे अगर कहीं किसी रॉक में कॉपर है भी तो वो निकालना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 0.5% का ओर जो है वो इकोनॉमिकल है, जी नहीं, ये तो लोवेस्ट ग्रेड है। जो एवरेज ग्रेड उस लोड का या उस ओर बॉडी का रहेगा, इट मस्ट बी मोर देन 1% नियरली, ताकि उसकी मार्केटिंग हो सके, उसके एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उसको प्रॉफिटेबली हम बेच सके। तो लोवेस्ट से लेकर के हाईएस्ट उसमें 0.5 से लेकर हो सकता 3% तक कॉपर हो। लेकिन एवरेज ग्रेड एक होता है जिसे हम ROM ग्रेड भी कहते हैं, मिनिमम माइनिंग ग्रेड भी कहते हैं, कि भाई कम से कम भाई इतना तो ग्रेड होना चाहिए हमारा, जिससे हमारी माइनिंग प्रॉफिटेबल हो, मीटिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। अब अंडरग्राउंड माइनिंग कब की जाती है? हम जानते हैं कि ओपन कास्ट में मिनरल निकालने के साथ साथ बहुत सारा वेस्ट निकालना होता है, क्योंकि हम इस प्रकार खड़ा तो किसी को काट नहीं सकते। हमें ऐसा एक टैपर्ड शेप में, फनल शेप में एक्सकावेशन तैयार करना होगा ताकि उसकी वॉल रॉक्स कोलैप्स नहीं कर जाए। तो इस चक्कर में हमको बहुत सारा वेस्ट निकालना होता है। और फिर इस वेस्ट को हमें जरूरी नहीं कि हम एवरी टाइम साइमल्टेनियसली बैकफिलिंग कर सके, तो इसे हमें कहीं ना कहीं डिस्पोज करना होता है। और कई बार जगह की कांस्टेंट हो जाती है, तो जब ये स्ट्रिपिंग या जब ये ओवरबर्डन निकालना महंगा पड़ने लग जाता है, या जब हमारे पास में जमीन की दिक्कत रहती है कि वेयर टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, तो ऐसी सूरत में वी हैव टू रिसॉर्ट टू अंडरग्राउंड माइनिंग। जनरली अंडरग्राउंड माइनिंग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो होता है, वो जब रीच हो जाता है तो हमको करनी होती है। अब कोल और इसका देख लीजिए कि कोल के बेड्स होते हैं, मैंने बताया आपको, और इसकी जो ओर बॉडी होती है मेटल की, ये बड़ी इरेगुलर शेप की होती है। वेन्स रहेंगी ऐसी दरारों जैसी, कई वेन्स का एक गुच्छा रह सकता है और वो पूरा मिला करके एक और शूट या और बॉडी बना सकती है। लेंस शेप की ऐसे बादाम के आकार की के पॉकेट्स छोटे छोटे, ऐसे अलग अलग जगह पे, कुछ लेंटिकुलर लंबी सी और गहराई में भी है, लंबाई में भी है, लेकिन मोटाई कम है, ऐसी और बॉडी मिल सकती है। तो ऐसे अलग अलग शेप इसके अंदर कुदरत के जो मिनरल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसकी वजह से बनता है। ये देखिए, आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपको कोई फोटो दिखाया जाएगा तो ट्रांसवर्स सेक्शन ही दिखाते हैं। यानी जैसे मैंने बताया आपको कि ये अगर ओवर बॉडी है आपकी, ये इसकी स्ट्राइक है, ये इसकी डिप है, तो आपको ऐसा काटेंगे उस ओवर बॉडी को और ये दिखेगा आपको। तो इधर जब वो दिखेगी तो खाली इसका आपको डिप दिखेगा, इसकी स्ट्राइक कितनी लंबी नजर नहीं आएगी, इसकी डेप्थ एक्सटेंशन जरूर नजर आएगी। यहां देखिए आप, ये यहां पर एक और बॉडी थी,
इसकी ओपन कास्ट माइनिंग कर दी साहब इन्होंने। फिर ये एक और बॉडी है, ये जो ब्लूइश कलर की नजर आ रही है, ये और बॉडी है। अब इसमें माइनिंग करने के लिए इसका डिप बड़ा विचित्र है। इसका डिप देखिए, ये करीबन 45 भी ठीक से नहीं है, 40 के आसपास ये डिप है। डिप हमेशा यहां से हॉरिजॉन्टल से नापा जाता है। तो इसी के पैरेलल एक इन्होंने फुटवॉल में इंक्लाइन दे दिया और यहां से इट हैज बीन अप्रोच्ड लाइक दिस, और फिर यहां पर इन्होंने माइनिंग करते हैं। जैसे यहां से गए तो यहां ऊपर माइनिंग करेंगे एंड सो ऑन। यहां ये और बॉडी आउटक्रॉप कर रही है। अब ये अलग लेंस है, ये अलग है मान लीजिए। यहां देखिए ये कुछ केचवे जैसी नजर आ रही है, तो ये भी एक और बॉडी है इनकी। ये अब यहाँ कुछ फॉल्ट हो गया तो ये और बॉडी साथ में थी वो सरक गई, यहाँ पे लैटरल शिफ्टिंग हो गई। तो इसको आप ये यहाँ पर एक एडिट लगा दिया है। ये और बॉडी शाफ्ट से डील की जा रही है। तो ये जो एडिट लगाया है इससे सिर्फ हम ये वाली और बॉडी ऊपर की निकाल सकेंगे, इसका ध्यान रखना। और इसमें भी ऊपर विंच देनी पड़ेगी, ये पूरी तस्वीर नहीं होगी इसमें शायद। ये और बॉडी अभी निकालने का इनका प्रोग्राम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पोर्शन ये एक अनडिस्क्लोज्ड या इसको पता नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर भी माइंस, यहाँ पर भी मिनरलाइजेशन है। इसी और बॉडी को नीचे अप्रोच करने के लिए इन्होंने देखिए ये शाफ्ट बना दिया। ये एक शाफ्ट है, फिर ये नीचे एक डबल स्टेज के अंदर इसको शाफ्ट किया गया है ताकि बहुत ज़्यादा वाइंडिंग के ऊपर लोड नहीं रहे, बहुत बड़ा ड्रम नहीं लगाना पड़े एंड सो ऑन। बहुत से कारण होते हैं इसके पीछे। लेकिन अब नीचे अगर आप इतना लंबा इंक्लाइन लगाएंगे तो वो शायद महंगा पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमको ये वर्टिकल वाइंडिंग ही करनी पड़ती है। हाँ, कम अगर डेप्थ है तो ज़रूर हमको इंक्लाइन करना चाहिए, क्योंकि ये करना भी आसान होता है इस शाफ्ट की अपेक्षा। तो इस प्रकार से ये ओर बॉडीज अलग अलग शेप की होती है। यहाँ आप देखिए कि कैसे एक ओर बॉडी का एक विचित्र शेप है और इसको चारों तरफ से 3 डायमेंशन में दिखाया गया है। ये ओर बॉडी खड़े डिस्पोजिशन में भी रह सकती है, आड़ी रह सकती है, किसी भी डायरेक्शन में तिरछी रह सकती है। तो ये कोई रेगुलर शेप के डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, ऐसे ही कुछ मेटल माइन के डिपॉजिट्स होते हैं। ये देखिए, ये कोई और बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये और बॉडी है आपकी ये वाली, और इसको अगर कोई इधर से देखेगा सामने से तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो आपको ये पूरी स्ट्राइक नजर आएगी। अब ये स्ट्राइक तो इसकी लंबी चौड़ी होगी, लेकिन मेरी लीज बाउंड्री यहां तक है, लीज बाउंड्री का पिलर मेरा आ गया। सो आई एम कंसर्न ओनली अबाउट माई लीज बाउंड्री। मेरी जो भी जियोग्राफिकल वो दे रखी है सर्वे के अनुसार, उतनी बाउंड्री से मेरे को मतलब, इसके आगे की और बॉडी से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज माई प्रॉपर्टी, वट एवर इज लाइंग विद इन माई और लीज बाउंड्री। तो ये मैंने मार्क कर दिया कि ये साहब मेरी और बॉडी है पूरी। ये पूरी इसकी तस्वीर है सामने से। यानी ये जो और बॉडी है इसी को यहाँ सेक्शन में दिखाएगा, और ये कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं इसको। तो इसको कोई आदमी इधर से देख रहा है इस तरफ से, तो उसको ये और बॉडी पूरी ऐसी दिखेगी। पूरा अगर हम उसको इमेजिन कर रहे हैं तो सामने ऐसी दिखेगी। तो ये एक वर्टिकल सेक्शन हो सकता है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या फिर ये सेक्शन इन द प्लेन ऑफ ओर बॉडी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये ओर बॉडी ऐसी है। दीज आर डिफरेंट लेवल्स। ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ ये सारी ओर बॉडी सारी कनेक्ट की गई है डिफरेंट लेवल्स पे। ये एक वेंटिलेशन शाफ्ट दिया गया है, वेंटिलेशन होना जरूरी है, क्रॉस वेंटिलेशन। इसी चीज को मैंने यहां दिखाया गया कि ये जो है मेन शाफ्ट है इसके अंदर का, और ये डिफरेंट लेवल्स है। तो ये ऐसी दिखेगी आपको, या इसके प्रोजेक्शन अगर लेते हैं तो ऐसा आएगा, ये समझ लीजिए। ये ओपन कास्ट के बाद में ही अंडरग्राउंड
करना होता है तो ध्यान में रखना है कि जब भी अंडरग्राउंड हम करेंगे तो ये ओपन कास्ट वाले जगह को पूरा भरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसमें आपको मिट्टी डालना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ओवरबर्डन रॉक डाल देंगे कि भाई चलो ये गड्ढा तो कम से कम भर जाए, तो इसका एक डेड वेट इसके ऊपर आएगा नीचे, और इस वर्किंग को वो कल को कोलैप्स कर सकता है। जब तक ये जमीन जुड़ी हुई है तब बात अलग है, अब ये एक डेड वेट रहेगा क्योंकि वो लूज मटेरियल रहेगा किसी भी हालत में, तो वो इसको धस सकता है। रहा सवाल यहाँ पानी आएगा, तो उस पानी को आपको कंटिन्यूसली पंपिंग करना है, और ये कहीं गिव वे नहीं कर जाए, कहीं टूट नहीं जाए, ये पानी का प्रेशर भी नहीं कर सके, इसलिए यहाँ पर एक बैरियर पिलर या क्राउन पिलर जिसको कहते हैं ऐसा छोड़ना चाहिए। तो ऐसी जहां पर भी ऊपर कोई वॉइड रहता है और उसके नीचे जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा एक पिलर देना होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्किंग्स बिलो एज वेल एज वर्किंग्स अबोव। तो इस प्रकार का ये यहाँ पिलर दिया है। ये जो पीछे की तस्वीर देखी थी उसमें भी आप देखा होगा आपने कि उसमें ओपन कास्ट की वर्किंग और उसके बीच में पिलर था। डिपॉजिट्स मासी होते हैं, कई बार ये पॉर्फिरी कॉपर वगैरह के डिपॉजिट्स होते हैं। ये मान लीजिए बहुत बड़े बड़े 15-20 किलोमीटर लंबा हो सकता है, 4-5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, 10-12 किलोमीटर गहरा हो सकता है। आप इतनी गहराई तक तो जाएंगे नहीं, लेकिन इसकी शेप कुछ ऐसी हो सकती है, बहुत बड़ा मासिव। हालांकि इसके अंदर कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन ये डिपॉजिट बड़े होते हैं, पॉर्फिरी कॉपर डिपॉजिट वगैरह। कुछ टेबुलर या एम्बेडेड होते हैं, कुछ ऐसे वेन्स आ जाती है नीचे से ऊपर तक के, ये कुछ बड़ी वेन छोटी वेन, ये कोई प्रेशर से आया हुआ लिक्विड हो सकता है, मिनरल बेयरिंग, और वो फिर जाकर के यहाँ क्रिस्टलाइज हो गया। ऐसी हालात तैयार हो सकते हैं। तो नैरो वेन्स होती है ना, पतली पतली वेन्स, और 3 मीटर से ज्यादा है तो हम उसको वाइड वेन कहते हैं। लेंटिकुलर डिपॉजिट्स या पॉकेट डिपॉजिट्स, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। कई बार वो छोटे छोटे पॉकेट्स को मिला करके एक और बॉडी मान के उसको माइनिंग की जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये जनरली लेंटिकुलर डिपॉजिट यानी लंबाई में ज्यादा होते हैं, डेप्थ एक्सटेंशन में भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत लिमिटेड होती है। शूट उस पोर्शन को कहा जाता है और बॉडी के जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरलाइजेशन इज मोर, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया है, और इसकी एक डायमेंशन दूसरी दो डायमेंशन से लंबी होती है। तो ये चिमनी वगैरह जैसे इस टाइप के शेप के कुछ शूट्स तैयार हो जाते हैं, उसके अंदर मिनरल बेयरिंग होता है वो, और ज्यादा रिच मिनरलाइजेशन जोन होता है वो। अब यहाँ देखिए, अंडरग्राउंड जब हम बात कर रहे हैं तो इसके 2 फेजेस होते हैं, दो समय के हिसाब से 2 प्रकार के अलग अलग ऑपरेशंस है। एक है डेवलपमेंट, दूसरा है स्टोपिंग। ये वैसा ही है जैसे कोल माइंस में डेवलपमेंट होता है और डीपिलरिंग होती है, तो ये स्टोपिंग है। स्टोपिंग पूरी ओर के अंदर ही होती है, लेकिन डेवलपमेंट वेस्ट में भी हो सकता है, ओर में भी हो सकता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट वेस्ट में ही होता है, यानी जितने भी आपको मेन क्रॉस कट्स बनाना है, जो भी शाफ्ट बनाना है, डिक्लाइन बनाना है, इंक्लाइन बनाना है, ये सारे कंट्री रॉक में या वेस्ट रॉक में होते हैं। तो ये एक्सेस डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला है एक्सेस डेवलपमेंट, क्योंकि वी हैव टू एक्सेस दी ओर बॉडी तक पहुंचना है, टू रीच द मिनरल। ये जब आपने एक्सप्लोरेशन कर लिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इरेक्शन कर लिया, ऊपर का डेवलपमेंट वर्क यानी कि रोड बनाना वगैरह, हेड गियर तैयार करना, ये सब चीजें जब आप कर लेते हैं, शाफ्ट वगैरह बनाने की सारी तैयारी, तो ये फिर एक्सेस डेवलपमेंट यानी कि और बॉडी तक पहुंचने की व्यवस्था हम करते हैं। उसमें 3-4 तरीके हैं। एक तो एडिट है या फिर टनल है। टनल जैसे कि हम रेलगाड़ी से हम देखते हैं कि किसी पहाड़ के इस पार से उस पार जाते हैं, वो टनल हो गई, और बीच में अगर उस खुदाई को रोक दिया जाए तो जो बनेगा वो एडिट कहलाता है। डिक्लाइन
एक ऐसी घुमावदार रास्ता होता है, नीचे एक स्प्रिंग के समान हेलिकल और नीचे जाता है, और वर्टिकल या इंक्लाइंड शाफ्ट यानी कि कुएं होते हैं। तो एडिट क्या है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ ओर बॉडी है, तो यहाँ पर पहाड़ से इस जगह से इसको अप्रोच कर दिया और ऐसे जा करके, अब ये एडिट बनाना आसान है, तो यहाँ पर एक बीच में इधर कहीं विंज भी अगर आप बना देते हैं तो वेंटिलेशन हो जाता है, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। यहाँ पर तो खैर इन्होंने शाफ्ट बनाई है, क्योंकि ये शाफ्ट इनको ये नीचे के इसमें काम में आने वाली है। यहाँ नीचे भी इन्होंने एक एडिट लगाया है। तो ये इस प्रकार से ये एडिट यानी ये हॉरिजॉन्टल पैसेज है, ड्रिवन फ्रॉम सरफेस टू दी ओर बॉडी या वर्किंग्स यू कैन से। और ये हिली टोपोग्राफी में जनरली इसको प्रिफर किया जाता है। अगर यही आर पार निकल जाए तो उसको टनल बोलेंगे। और इसका जो ये मुहाना होता है, यहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि यहाँ कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तो वो इसका पोर्टल कहलाता है। अब ये टनल देखिए, ये ओपनिंग अगर इधर से इस तरफ हॉरिजॉन्टल निकल गई है तो वो टनल। अब यहाँ इन्होंने देखिए कि यहाँ पर ये आए यहाँ से एडिट से, और ये यहाँ पर काम किया इन्होंने, यहाँ शाफ्ट जैसा एक बना दिया है, और यहाँ पर भी इन्होंने बना दिया, और ये एयर ऐसी आकर के इस प्रकार से वेंटिलेशन होकर ऐसा जाएगी वर्किंग्स को। अब जितनी वर्किंग हो गई उसको सील कर देंगे ताकि हवा यहाँ से शॉर्ट सर्किट ना हो, और जहाँ वर्किंग चल रही है वहीं पे हवा जाएगी, और इस प्रकार से ये वेंटिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक टनल है और इस वर्किंग को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। शाफ्ट जैसे मैंने बताया आपको कि कोल में भी जैसा शाफ्ट होता है वही, या फिर इंक्लाइन शाफ्ट होता है या इंक्लाइन होता है। ये इंक्लाइन जो होते हैं ये 30 डिग्री तक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 20-20 डिग्री, 15 डिग्री का भी हो सकता है। और शैलो डेप्थ के लिए अगर ओर बॉडी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है तो हम इस रास्ते को अपनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ सारी हॉलेज अरेंजमेंट्स होती है। इसमें जनरली ट्रैक माउंटेड होता है, ट्रेन्स टाइप की चलती है, यहाँ पे टब्स वगैरह लेकर के ये लोको चल सकता है, या फिर हो सकता है ट्रैकलेस हो, कोई ट्रक का व्यवस्था हो। तो ये इस प्रकार से अप्रोचेस होते हैं। यहाँ देखिए ये जो टनल का या एडिट का मुहाना है, जो पोर्टल है, वो ऐसा थोड़ा सा कच्चा टाइप का भी हो सकता है जिसमें खाली टिम्बर लगाया हुआ हो, और ये ऐसा एक कंक्रीटिंग किया हुआ भी हो सकता है, इससे भी सुंदर हो सकता है। ये मान लीजिए कि काली वाली ओवर बॉडी दिखाई जा रही है तो इस प्रकार से शाफ्ट से हो सकती है, तो ये यहाँ एडिट से माइनिंग हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ इंक्लाइन हो रही है। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर अंडरटेकन। एंड ये देखिए ये ओवर बॉडी को ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया गया है। जैसा मैंने बताया, इसमें सिर्फ आपको ओवर बॉडी की मोटाई पता पड़ेगी और डिप पता पड़ेगी, और ये पता पड़ेगा कि अब इसका हम कह सकते हैं कि इट इज डिपिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन मान ले तो। और ये ओपन कास्ट यहाँ की थी, यहाँ इसने पिलर छोड़ दिया, क्राउन पिलर, और ये नीचे अब ये माइनिंग करेंगे। तो यहाँ ये पोर्शन की माइनिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से घुसेंगे और इस प्रकार से ओवरहैंड माइनिंग करके इसको खाएंगे पूरा। इसी प्रकार इस मिनरल को यहाँ से जा करके यहाँ से निकालेंगे, ये तरीका होता है। अंडरहैंड स्टोपिंग वगैरह के ज़माने अभी चले गए हैं, वो सब बहुत प्रिमिटिव टाइप की वर्किंग्स हुआ करती थी, उसमें होते थे। यहाँ देखिए ये कुछ ओवर बॉडी है ऐसी जो येलो कलर से दिखाई गई है, और ये एक इंक्लाइन है। अब ये इंक्लाइन ने शायद ऊपर की 2 लेवल इन्होंने की होगी, फिर इनको शाफ्ट में जाना पड़ा, और ये शाफ्ट इनका क्रॉस कर रहा है ओवर बॉडी को। अगर ये शाफ्ट ये यहाँ लेते तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता इनको, यहाँ तो छोटा पड़ता है लेकिन इधर पूरा लंबा डिस्टेंस होता। ऐसे ही यहाँ लेते तो नीचे नीचे तो डिस्टेंस कम पड़ता, लेकिन ये शुरुआत में काफी लंबा पड़ता, तो इन्होंने बीच में से ले लिया। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसको शाफ्ट को कायम रखने के लिए, साबुत रखने के लिए आपको शाफ्ट पिलर में थोड़ा मिनरल छूटना पड़ेगा। अब ये देखिए 3 डायमेंशन में ये एक ओवर बॉडी दिखाई गई है। बस ये ओवर बॉडी ऐसे ही होती है, जनरली ऐसी पतली होती है और ऐसी इंक्लाइंड होती है, ताकि और ये ऐसा इंक्लिनेशन होना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मिनरल अपने आप नीचे ग्रेविटी से आ जाए। ये अगर उसका आइसोमेट्रिक व्यू है
3 डायमेंशनल व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओर बॉडी है, ये सरफेस पे यहाँ आउटक्रॉप हो रही है, ये नीचे घुसी हुई है ऐसी डिपिंग टूवर्ड्स द ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है मान लीजिए। ये इन्होंने फुटबॉल के अंदर एक शाफ्ट लिया और फिर ये अलग अलग लेवल्स बनाए हैं। ये जो लेवल्स है ये क्रॉसकट कहलाता है, इसको मेन क्रॉसकट कहते हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश। और ये मेन क्रॉसकट से गए और फिर ये यहाँ पे लेवल्स इन्होंने डेवलप कर दी। इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन ये है और इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये है। अगर हम इधर से इस ओर बॉडी को देखेंगे तो हमको कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो लंबाई है इसकी ये पूरी हमको नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर हमको इसका डिप नहीं नजर आएगा, यहाँ पर डिप नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसको अगर हमने ऐसा काट दिया बीच में से तो जो हमें नजर आएगा वो ये आएगा नजर। देखिए ये ओवर बॉडी की थिकनेस, ये वाली थिकनेस यहाँ नजर आ रही है और ये शाफ्ट ये हमको यहाँ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली इसका नहीं है ये, लेकिन बस इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन एक ऐसा वाइंडिंग रोड होता है, ऐसा गोल गोल घूम के जाता है। किसी आपको पहाड़ी पे चढ़ना है या किसी ओपन कास्ट माइन में नीचे उतरना है तो ऐसा स्पाइरल लेआउट बनाते हैं। वैसा ही ओपन कास्ट के बॉटम से या फिर सरफेस से भी जहां से करना हो एक ऐसा हेलिकल या स्पाइरल टाइप का वाइंडिंग रास्ता लिया जाता है। इसके अंदर हम लोग सेफ्टी के लिए मैनहोल्स रखते हैं ताकि कोई गाड़ी आ रही हो तो दिक्कत नहीं हो जाए। टायर माउंटेड व्हीकल्स लो प्रोफाइल वाले यानी ज्यादा हाइट जिसकी ना जाए, डंपिंग करने के लिए भी SDL टाइप के साइड से जो डंपिंग करती है, LSD टाइप के लोडर होते हैं जो कि लो प्रोफाइल होते हैं, उसकी हालांकि कैपेसिटी बड़ी होती है लेकिन हाइट कम होती है। तो इसको जहां जरूरत हो वहां पूरी लाइनिंग भी की जा सकती है, इसको सिक्योर किया जा सकता है। और ये ट्रैकलेस माइनिंग में बहुत आजकल प्रीफर किया जाता है क्योंकि जरा फास्ट होता है, पूरी सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होती है इससे। और जो भी हमको प्रोडक्शन चाहिए है तो ये जो मशीनें हैं इनकी कैपेसिटी देखी जाती है और उनको एक अलाउंस फटीग के लिए या रिकवरी टाइम के लिए दिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन की साइज क्या है आपकी, जो जितने भी ये शाफ्ट इंक्लाइन डिक्लाइन जितने भी है इनकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी कितनी रहेगी, कितने ट्रक जा सकते हैं, कितने ट्रक आ सकते हैं, ये सारा। और ये इसको चूंकि एक परमानेंट टाइप के स्ट्रक्चर होता है तो पूरी लाइफ ऑफ द माइन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना होता है। अब इनकी जो लोकेशन होती है ये बड़ी वो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें इसको, पहली शर्त ये है कि ये कॉम्पिटेंट रॉक में होनी चाहिए। हैंगवॉल और फुटवॉल दोनों में से जो रॉक बहुत मजबूत हो उसके अंदर इनको सिचुएटेड किया जाता है। जनरली इनको मिडिल ऑफ द प्रॉपर्टी में बनाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है दोनों तरफ से वो बराबर पड़े, ज़्यादा लोड नहीं पड़े किसी इसके ऊपर। और उसके बाद में ये देखा जाता है कि ये बहुत दूर नहीं हो ओर बॉडी से, ओर बॉडी से जितना नज़दीक हो सकता हो, लेकिन चूंकि ओर बॉडी की जगह पे पूरा वैक्यूम या वॉइड बनने वाला है कल चल के ऊपर के लेवल्स में कम से कम, तो ये कोलैप्स भी नहीं होना चाहिए, उसके कोई इफेक्ट्स शाफ्ट तक नहीं आए, ये ध्यान में रखना है। तो हमें एक सफिशिएंट मार्जिन भी छोड़ना है। तो दैट हैज टू बी वर्कड आउट विथ इन कंसल्टेशन विथ रॉक मैकेनिक्स इंजीनियर एंड ऑल दैट। तो उससे हमको पता पड़ेगा कि भाई कितने डिस्टेंस पे इसको रखना है। तो और इनकी वैसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस लेवल से, जैसे मान लो मेन क्रॉस कट ले रहे हैं तो उस लेवल से जितना माल आएगा उसको वो कैटर कर सके, ऐसा उसका हिसाब रखना चाहिए। जितने भी अप्रोच का मुहाना होता है या जहां पर भी उसकी एंट्री पॉइंट होती है वो सरफेस में एलिवेटेड जगह पे होना चाहिए ताकि कहीं इनंडेशन वगैरह ना हो, पानी का सडन इनरश ना हो। हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन या हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस भी देखी जाती है कि कहीं पे अगर स्ट्राटा ऐसा पोरस और बहुत वाटरी हो तो वहां पर ये अप्रोचेस नहीं बनाए जाते हैं, तो ड्राई एरिया में जनरली बनाते हैं। अब ये देखिए ये डिक्लाइन है, ये देखिए ये ओपन कास्ट के बॉटम से लिया, जरूरी नहीं लेना ही यहीं से लेना है, आप यहाँ से भी ले सकते हो ऊपर से, लेकिन यहाँ से लिया है और ये आपके ऐसी रोड आ रही है। ये यहाँ पर एक टिपिकल अंडरग्राउंड का ये सेक्शन दिखाया गया है और ये देखिए ये रोड ऐसी 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 घूम के इस प्रकार से ये घूमते हुए आ रही है।
इधर ये शाफ्ट है, ये डिक्लाइन है। तो ये डबल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट हो गई होगी। वेंटिलेशन के लिए एक शाफ्ट और देना होता है। ये वेंटिलेशन कैसा होता है अंडरग्राउंड माइंस में, वो भी हम बाद में देखेंगे। सर्कुलर हो सकते हैं शाफ्ट, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर में जाहिर है आप अच्छे से स्पेस को यूटिलाइजेशन कर सकते हो, कॉर्नर में जगह छूटेगी नहीं। लेकिन सर्कुलर शाफ्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है एयर को वेंटिलेशन के लिए। लेकिन जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट होते हैं ये मोर रेजिस्टेंस दे आर ऑफरिंग टू द एयर। कम से कम 2 शाफ्ट, 2 ओपनिंग्स होने चाहिए। कायदा भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है। ये एक सेकंड आउटलेट के अलावा वेंटिलेशन का भी पर्पज सर्व करता है। शाफ्ट के अंदर, वर्टिकल शाफ्ट के अंदर ड्रम वाइंडिंग हो सकती है, कोपे वाइंडिंग भी हो सकती है। वो कोपे वाइंडिंग आप समझते हैं, फ्रिक्शन वाइंडिंग जिसको कहते हैं। आपके घरों में भी जो लिफ्ट होती है वो कोपे वाइंडिंग ही होती है। फिर इसमें नीचे एक स्कीप लगी होती है, कोई ओर को जमा करने के लिए बिन रह सकती है, एक ओर पास रह सकती है। वो सारी चीजें हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शाफ्ट अगर मोर देन 60 मीटर है तो मैन वाइंडिंग मैकेनाइज्ड तरीका होना चाहिए। और स्किप जो होते हैं वो 20 से 30 डिग्री के जो इंक्लाइंड शाफ्ट होते हैं उसके अंदर स्किप रहती है और साइड में फुट स्टेप्स होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये देखिए, ये कुछ शाफ्ट में ऐसा होता है कि यहाँ कोई और बिन वगैरह बना दी जाती है। और यहाँ पर भी देखिए और बिन है, तो यहाँ पे क्रशर लग सकता है। और कई व्यवस्था करके एक स्किप में लोडिंग की व्यवस्था करते हैं। जैसे ये तस्वीर में आप देखेंगे कि ये तो खैर और पास आ गई, कई लेवल से मिलते हुए समझ लीजिए और पास आ गई। यहाँ पर एक क्रशिंग चेम्बर है और ये फिर उसके बाद में ये बिन है। और बिन यानी जस्ट एक साइलो किस्म का है जिसके अंदर क्रस्ट ओर को जमा किया गया है। अब फिर ये यहाँ आएगा एक बेल्ट कन्वेयर से, फिर ये हो सकता है स्कीप में लोड करे या दूसरे तरीके से भी स्कीप में लोड करे। और फिर ये स्कीप बहुत फास्ट वाइंडिंग करते हुए ऊपर तक माल को ले जाती है। ये तरीका जनरली होता है एक सिंपल लेआउट में। ये भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। ये फीडिंग होती है, ये और पास आता है। ये देखिए और बॉडी कैसे शेप की दिख रही है। ये एक और बॉडी है, ये एक और बॉडी है। यहाँ देखिए ये और बॉडी, ये अलग ही शेप दिख रहा है इसको। यहाँ 2 लेवल्स है, ये ऊपर की लेवल है, ये और नीचे लेवल है। तो 2 लेवल के ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू में इन्होंने पिट बॉटम लेआउट्स दिखाए गए हैं। तो 480 मीटर लेवल है और एक 500 मीटर, यानी 20 मीटर का लेवल डिफरेंस है। यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। और ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग के लेक्चर्स है दैट विल बी कंटिन्यूड इन लेक्चर नंबर 77 एज वेल। प्लीज सब्सक्राइब टू द channel and offer your suggestions as well so that I can improve upon the things. Thank you very much.